बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत मुखातिब थी मीडिया से, क्योंकि आज अहम मुशावरती इजलास हुआ है इमरान खान साहब की सरबराही में असम्बलियाँ तहलील करने के मामला पर। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने फासले कम करने की कोशिश की, पेशरफ नहीं हो सकी। चंद रोज़ में इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने का इरादा रखते हैं। ये अहम आज का सियासी मौजू, जिस पर तफसील से बात होगी। कब तहलील होंगी, क्या ये चंद रोज़ की ताख़ीर के पीछे मुहर्रिकात बैकडोर डायलॉग हैं या कुछ और। लेकिन सरे दस प्रोग्राम का आगाज़ अहम तरीन केस से हम कर रहे हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और अहम समाअत हुई। यहाँ जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो पेश की गई है, 592 सफ़ात पर मुश्तमिल, जो अरशद शरीफ शहीद की वालदा को भी दी गई है। और ये रिपोर्ट जो है FIA के अफसर अतर वहीद और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर उमर शाहिद ने ये कंपाइल की थी, जो आज वहाँ पेश की गई है। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस रिपोर्ट से मुतमिन दिखाई देता है। कीनियन पुलिस, कीनियन सरकार और जो मेज़बान थे अरशद शरीफ के, उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात उठाए इस रिपोर्ट ने भी, और इसी पर अदालत उज़्मा ने भी इस्तफ़सार किया है एडिशनल अटॉर्नी जनरल से। तो रिपोर्ट के मुदरजात हैं क्या, इस रिपोर्ट की रोशनी में जो मुकदमा दर्ज हुआ उससे क्या मिलेगा, और क्या कीनिया में मौजूद जो कीनियन सिटीज़न्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हो सकता है, बैनुल अक़वामी क़वानीन क्या कहते हैं। इन मामलात पर तफसील से आज हम बात करेंगे। शामी साहब, आमिर सैयद अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे। दिन भर सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं और हमारी नुक्ते नज़र की रिवायत ये रही है कि आप हमेशा ये गाइड करते हैं कि कोर्ट के मामलात में तबसरा नहीं, सिर्फ रिपोर्ट किया जाए। तो वो रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन हमने राशिद चौधरी साहब ब्रेस्टन है लंदन में, उनसे रब्ता कर रखा है ताकि वो इंटरनेशनल जो लॉज हैं इस हवाले से उस पर नाजरीन को आगाह करें। तो समाअत का अहवाल आज आपने देखा है, 592 सफ़ात। लेकिन इसमें कीनिया जो है, क्योंकि कीनिया की सरजमीन पे ये कत्ल हुआ है और कीनिया की पुलिस ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है जी, और अभी कीनिया के अंदर जो तहकीक हो रही है वो हतमी तौर पर हमारे सामने नहीं आई। इसलिए एक बड़ एहतियात से चलना होगा, क्योंकि कीनिया की हुकूमत जो है उसके साथ राब्ता रख कर उसके साथ यानी उसके साथ मिलकर सुराग लगाना होगा ना मामले का। अगर कीनिया की हुकूमत ताउन न करे या पुलिस ताउन न करे तो फिर तो मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने यही कहा ना कि कत्ल के असर जब कहा कि भाई कीनिया में एक जज साहब ने फरमाया कि भाई आप ये जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने फायरिंग की उन पर तो FIR दर्ज नहीं हुई, क्योंकि ये जो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो कीनियन पुलिस है उसके किरदार पर संगीन सवाल उठाते हुए कहा गया कि फायरिंग मुबैना तौर पर कीनियन एहलकारों ने की। तो उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि बिल्कुल कीनिया पुलिस के एहलकार ने किया। तो फिर पूछा गया कि फायरिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा। इस पर फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं, ये जायज़ा लेना होगा। ये जायज़ा लेना होगा ना, वैसे आंखें बंद करके तो कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि हमें बड़ी एहतियात के साथ खारजा ताल्लुकात की नज़ाकत को देखते हुए मामले की तह तक पहुँचना है। और मेरा ख्याल है कि जो कीनिया के सदर हैं उनसे एक बार तो रब्ता हुआ था वज़ीर आज़म का, शहबाज शरीफ साहब का। मज़ीद रब्ते की ज़रूरत है और मज़ीद उनको एतमाद में लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, आमिर अब बताइए, 592 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट, ये पब्लिक करने का हुक्म दिया, सरबमोहर थी, उनकी वालदा को भी दी गई, दीगर अफराद भी वहाँ मौजूद थे। इसके मुदरजा दिन भर हम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देखते रहे। क्या इसमें अहम नुक्ते हैं जो सामने आते हैं इसके हवाले से? अब ये पूरी रिपोर्ट जो है ओपन हो चुकी है अब। जी बिल्कुल शामी साहब, ये रिपोर्ट तो अदालत ने ये नहीं कहा था कि आप पब्लिक करें, लेकिन जो वजारत दाखिला की तरफ से आज अदालत में जब पेश की गई और उसके बाद जो दीगर फरीकैन हैं उनको कॉपीज़ दी गई तो वहाँ से वो लीक आउट हुई और वो तमाम जो मीडिया है उसके पास वो पहुँच चुकी है। और ये 592 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है और इसमें जो FIA के जो डायरेक्टर थे अतर वहीद और इसके अलावा डिप्टी DG IB थे, उन्होंने ये जो रिपोर्ट तैयार की है इसकी न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ़ की बल्कि ये कहा कि ये बहुत कम वक्त में बहुत जामे रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें तमाम उन एस्पेक्ट्स का जायज़ा लिया गया। सबसे पहले कि वो कौन से मुहर्रिकात थे जिन्होंने मजबूर किया अरशद शरीफ को कि वो पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क चले जाएं। उसके बाद इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फिर मुत्तहिदा अरब अमारात से भी मजबूर किया गया अरशद शरीफ को कि वो वहाँ से कीनिया चले जाएँ। और उसके बाद वहाँ पर जो उनके मेज़बान थे उनका किरदार बहुत ही ज़्यादा मशकूक है, क्योंकि जो उनका दोनों जो मरकज़ी किरदार हैं वकार और खुर्रम, उन दोनों का जो किरदार है वो बहुत उनका किरदार बहुत मशकूक है।
इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि जो कीनियन पुलिस के हुकाम हैं उनका ये दावा कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, गलत शनाख्त का केस है, ये भी दावा बेबुनियाद है और गलत है, क्योंकि उसमें तमाम तर जो कीनियन पुलिस हैं वो जो दावा कर रहे हैं कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, शवाहिद और हालात ये बताते हैं कि उनका ये दावा भी दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा उसमें जो वहाँ पर जो फायरिंग रेंज थी उसको भी ये कहा गया इस रिपोर्ट में कि वो भी उसको फाइनेंस कौन करता था, चलाता कौन था, इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर भी तफसीली छानबीन की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी बहुत ही मशकूक जगह थी कि जहाँ पर अरशद शरीफ साहब को पहले ले जाया गया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो पोस्टमार्टम है जो कीनिया में किया गया था उसमें भी जो सबसे अहम बात थी कि अरशद शरीफ साहब पर होने वाला जो तशद्दुद था उसकी कोई निशानदेही उस रिपोर्ट में नहीं की गई, लिहाजा वो पोस्टमार्टम भी जो था उसकी जो रिपोर्ट थी जो कीनिया में किया गया था वो भी एक इंतहाई मशकूक है, क्योंकि जब पाकिस्तान में पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें बड़ा वाज़ेह था कि अरशद शरीफ पर पहले तशद्दुद भी किया गया। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो गोली के बारे में बताया गया कि जो उन्हें गोली लगी है उसके बारे में भी ये कहा गया रिपोर्ट की में कि वो गोली ये बताया गया कि बैक से एंटर हुई और चेस्ट से निकली, तो उसमें जो जिस नशिस्त पर वो बैठे हुए थे उसमें कोई गोली का निशान नहीं था, लिहाजा जो खुर्रम ये बताते हैं कि वो जिस जगह पर बैठे जहाँ से गोली लगी वो भी उनका दावा दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा गोली बहुत जो फायर है वो बहुत नज़दीक से किया गया, ये भी इस रिपोर्ट में लिखा गया, और फिर उन तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनका जायजा लेने के बाद ये रिकमेंड किया गया कि इसके अंदर 5 जो है वो हालात बनते हैं जिनके तहत ये कार्रवाई आगे बढ़ सकती है, और उसमें जो सबसे अहम हैं 2 ऐसे जो कानून हैं जिनके जायजा लेने के बाद उसमें कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मामला है कि जहां पर अगर कीनिया में भी हुआ है लेकिन साजिश यहां से तैयार हुई और या ये एक कॉन्स्पिरेसी थी उसका, क्योंकि वाकया यहां से शुरू हुआ जब वो यहां से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए, तो लिहाजा यहां पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। और दूसरा नेशनैलिटी जुरिस्डिक्शन का भी है कि पाकिस्तानी शहरी का कीनिया में जो कत्ल हुआ है उसका मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज हो सकता है। इन 2 मुहर्रिकात के बुनियाद के ऊपर यह रिकमेंड किया गया कि दहशतगर्दी की दफात के तहत FIA का जो काउंटर टेररिज्म विंग है वो मुकदमा दर्ज करे और तफ्तीश को आगे बढ़ाए। ये इस रिपोर्ट में जो हालात और असबाब उनके मुल्क छोड़ने के हैं उनको तफसील से डिस्कस किया गया है और बताया गया है वो क्या असबाब है रिपोर्ट में। हाँ जी जी बिल्कुल रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। उन तमाम लोगों के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। तफ्तीशी हुकाम को जो है वो जो मुकदमात जहाँ पर दर्ज हुए उन लोगों को भी इंटेरोगेट किया गया है, और उसमें जो मुतल्लिका पुलिस अफसरान हैं उन्होंने भी ना तो उन जो कंप्लेनेंट्स थे मुद्दई मुकदमा थे अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने वाले उनके साथ भी उनको भी नहीं मिलाया गया, ट्रेस आउट जी उनको भी ट्रेस आउट नहीं किया जा सका, और उनमें से 8 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो जिन तक जो ट्रेस हुए और बाकी लोगों के बारे में मालूम ही नहीं हो सका कि वो मुकदमात जिन लोगों ने दर्ज करवाए थे वो कहाँ पर हैं, और वो दस्तयाब भी नहीं थे। लिहाजा ये बहुत ही, और इसके अलावा जो मुकदमात दर्ज करने वाले पुलिस अफसरान हैं उनके भी बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं और वो भी बहुत मशकूक बयानात हैं, लिहाजा उस एस्पेक्ट को भी कवर किया है इस रिपोर्ट में। और आज जब समाअत भी हो रही थी तो उसमें भी चीफ जस्टिस ने यह कहा कि यह बहुत हिम्मत के साथ और बहुत ही कॉम्पिटेंट तरीके से यह रिपोर्ट तैयार की गई। तो फिर दुबई क्यों छोड़ा उन्होंने? जी जामी, दुबई से क्यों चले गए अरशद शरीफ? जी दुबई के बारे में बताया गया कि उनके पास जो वीज़ा था वो जब एक्सपायर हुआ तो दोबारा जब उन्होंने वीज़ा के लिए रिक्वेस्ट की तो दोबारा उनकी जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया, और यही वजह बताई गई है कि उन्हें दोबारा वीज़ा मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि क्योंकि इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत से मशकूक किरदार हैं, फॉर एग्जाम्पल के पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से किरदार थे, मुत्तहिदा अरब अमारात में भी बहुत से ऐसे किरदार थे, और फिर कीनिया में तो तमाम ही सारा मामला ही मशकूक है। और ये सारे जो चीज़ें हैं ये कुछ मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी एजेंसीज के साथ भी जोड़ा गया है, और इसमें ये बताया गया है कि जो आमिर इसमें जो वकार नामी शख्स है उसके बारे में कहा गया कि कीनिया की इंटेलिजेंस, कीनिया की पुलिस और इंटरनेशनल एजेंसियों से भी उसके राब्ते थे। ये असल सूरत हाल को ज़्यादा पेचीदा और तशवीशनाक बनाता है पहलू जो रिपोर्ट में लिखा गया है।
जी बिल्कुल जामी साहब, इसमें यह कहा गया है कि उन्होंने इवन जो अपनी जो बिलोंगिंग्स थी, जो चीज़ें थी, अशिया थी अरशद शरीफ साहब की, वो भी उन्होंने वहाँ की पुलिस या इवन जो तफ्तीशी हुकाम है फैक्ट फाइंडिंग के, उनको देने के बजाय वहाँ की एजेंसी को दे दिए। और उनके हवाले से भी उन्होंने कोई दुरुस्त बात नहीं बताई और ना ही वो हवाले की। पहले उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी जो हाई कमिश्नर हैं उनके हवाले की, लेकिन वो दावा भी उनका दुरुस्त नहीं था जो वकार हैं। लिहाजा उसमें यह कहा गया कि उनके राब्ते थे बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़ के साथ भी और मुख्तलिफ एजेंसीज़ के साथ भी। और इसमें उन्होंने बड़ा कन्फर्म ये लिखा है कि ये किसी एक शख्स का या किसी एक किरदार का ये अमल नहीं है, बल्कि इसमें एक पूरे तरीके से ट्रैप किया गया अरशद शरीफ साहब को और उनको एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत ये पूरा कत्ल का मंसूबा बनाया गया और उसको अच्छा ये बताएं आप कि उनकी वालिदा भी वहाँ आई, उनसे भी उन्होंने इज़हार हमदर्दी किया, बेंच ने उन्होंने भी एक दरख्वास्त दी है मुकदमे के लिए, उस पर चीफ जस्टिस साहब ने क्या रहनुमाई की है उनकी? उसमें कोई नाम भी लिखे हैं लोगों के? जी जी बिल्कुल, उसमें बहुत से अफसरान के नाम दर्ज हैं उस दरख्वास्त में। वो एक सील्ड इन्वेलप में उन्होंने बराह रास्त रोस्टम पर आई अरशद शरीफ साहब की वालदा और उन्होंने कहा कि मैं खुद एक दरख्वास्त पेश करना चाहती हूँ चीफ जस्टिस को। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को पहले पाकिस्तान में भी बहुत से ख़तरात थे और फिर उसका पीछा करते करते कीनिया तक गए लोग और फिर वहाँ पर जाकर उन्होंने उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। तो इस मौके पर उन्होंने एक सील्ड इन्वेलप में एक दरख्वास्त जो थी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले की और उस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आपका मौक़िफ़ है और आपका वर्जन है और तफ्तीश का एक तरीकाकार मौजूद है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब सबसे पहले वो आपका बयान रिकॉर्ड करेंगे। आप जो भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहें वो आप जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होगी उसको अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके बाद जो तफ्तीशी टीम है वो हालात और वाक़यात का जायजा लेने के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। ये जो आमिर पुलिस की JIT थी इसे मुस्तरद किया है और नई स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है और हुकूमत का है कि ऐसे अफसर लगाएं जो आज़ादाना तहकीकात कर सकें। तो इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त की है गवर्नमेंट ने फिर? बिल्कुल, देखिए जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें हुकूमत की तरफ से ये बताया गया अदालत को कि एक जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पहली बनाई गई थी वो एक नामुकम्मल सी इन्वेस्टिगेशन टीम थी। उसमें सिर्फ पुलिस के चंद ऑफिसर्स थे और बहुत लो लेवल के ऑफिसर्स थे और उसमें अदालत ने कहा कि ये एक गैर मुनासिब टीम है और इसके लिए हाई ऑफिशल्स पर मुश्तमिल एक ऐसे ऑफिसर्स पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम होनी चाहिए जो किसी के ज़ेरे असर ना हों और कॉम्पिटेंट हों और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हों और सच को और हक़ाइक़ को सामने लाएं। क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी भी ऐसे मामले पे नहीं जाते कि महज इल्ज़ाम तराशियाँ हों, हक़ाइक़ को सामने लाने वाले ऑफिसर्स दरकार हैं और उसमें ISI, IB और FIA के अफसरान को भी उस JIT में शामिल किया जाए और एक बड़ी JIT बनाई जाए जो तमाम हक़ाइक़ को सामने लाए और उसके पास वो इख्तियारात भी हों कि वो बैरून मुल्क भी कार्रवाई कर सके और वहाँ से भी शवाहिद इकट्ठे कर सके। क्योंकि ये जो केस है ये आप हमारे साथ हैं क्योंकि बार बार ये इस रिपोर्ट में भी और इस्तफसार में भी जो कीनियन पुलिस एहलकार है उनका जिक्र हो रहा है और फिर आपने खुद का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और फिर नेशनल जुरिस्डिक्शन का मामला भी ज़ेरे बहस आया। तो बैरिस्टर शफीक चौधरी साहब को सर लंदन से हमने जहमत दी है, आप क्रिमिनल एंड एक्सट्रेडिशन लॉ के एक्सपर्ट हैं, इन्हीं मामलात को देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। बैरिस्टर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कीनियन जो खुरम और वक़ार ये कीनियन पुलिस एहलकार हैं जिनके बारे में हमारी रिपोर्ट ने कहा है कि उन्होंने फायरिंग की है, उनके बारे में पाकिस्तान में रहते हुए क्या कार्रवाई कानूनी तौर पर हो सकती है? जो समात का अहवाल भी आपको इसीलिए हमने सुनाया। जी, मैंने सारा इंट्रो तो सुन लिया। इसमें हम अगर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट सिनारियो है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो इन्वेस्टिगेटर एजेंसीज का रोल है। हम जो यहाँ पे इसके लीगल जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं वो देखने के लिए बात मैं करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो प्रोटेक्टेड है अंडर द आर्टिकल 19, जैसे सबको पता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था उसके हवाले से, और वो इसके बारे में क्रिस्टल क्लियर है। और इसका जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है वो दो उसमें अहम रोल है, एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और दूसरा ह्यूमन राइट्स जो है उसकी काउंसिल है। अगर हम जो करंट जो सिनारियो है ये अरशद शरीफ का जो मैटर है असैसिनेशन का, ये क्रॉस बॉर्डर जुरिस्डिक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आप दो तरह के एवेन्यू जो इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला एवेन्यू ये है कि अगर
गवर्नमेंट्स जो है, कीनियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के हवाले से, कि वो अथॉरिटीज आपस में एक कोऑपरेट करें और एक कंक्लूजन पर पहुंच जाए इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। दूसरा जो इसका पहलू है कि अगर जहां पे पॉलिटिकल जो पार्टीज जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपस में किसी स्टेज पे नहीं पहुंचती, तो वो आप फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी तरफ जाते हैं। उससे पहले कि आप ह्यूमन जो राइट्स की काउंसिल है, कमेटी बनेगी, वो एक प्रोसेस जो है वो पूरा अडॉप्ट करना पड़ेगा, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसमें आएगी, फिर उसके बाद जो भी उसका वर्डिक्ट आता है वो उसको लेके चलेंगे। जो इसका सबसे इजी तरीका है, जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मैटर को टेकअप कर लिया गया है, तो अगर पाकिस्तान में मैटर को टेकअप कर लिया गया है, अगर ये जो असैसिनेशन है, जो मर्डर है, जो क्रॉस बॉर्डर जुरिस्डिक्शन है, उनमें ये सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो जितनी भी जुरिस्डिक्शन इसमें इन्वॉल्व है, क्या उस जुरिस्डिक्शन में ये एक ऑफेंस है। सो अब एक मर्डर हुआ है तो ये ऑफेंस है कीनियन जुरिस्डिक्शन में भी और पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन में भी। सो दूसरा जो एलिमेंट है कि जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान में इसकी एफआईआर हो सकती है, तो पाकिस्तान का कानून जो वो इसको अलाउ करता है, सेक्शन 109 जो है, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी ऐसी हुई है पाकिस्तान में और उसकी जो कंप्लीशन है वो एक क्रॉस बॉर्डर हुई है जाके एक कीनिया में। मगर आप ये देखें, कीनियन पुलिस ये कह रही है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है जी। वो ये कह रही है कि हमने गोली चलाई है। तो ऐसी सूरत में जब कीनियन पुलिस इस बात का एतराफ कर रही है तो फिर हमें कैसे आगे बढ़ना होगा? जी, अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स है ना, इसके भी दो हिस्से हैं। एक कीनियन पुलिस का जो है वर्ड वो आया है, और दूसरा जो अरशद शरीफ या उसकी फैमिली या दूसरी पार्टी वो क्लेम कर रही है। सो ये इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाउ, कि अगर कीनियन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा फिर? इन्वेस्टिगेशन देखिए जी, वो पहले मैंने आपको जो जिक्र किया है, या तो दोनों यानी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो जी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो, दोनों गवर्नमेंट्स आपस में एग्री कर जाएं, वो एक स्टेज पे आ जाएं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जी। दूसरी, अगर वो उस स्टेज पे नहीं आती तो जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं, वो फिर जो इंटरनेशनल फोरम्स अवेलेबल है इसके लिए, प्राइवेट सिटीजन कैसे जा सकते हैं इंटरनेशनल फोरम पे? वो तो रियासत को जाना पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, रियासत को जाना पड़ेगा। जहां पे जो आर्टिकल 19 है, जो मैं उसकी आपको वो क्या कहता है, बैनुल-अक़वामी कानून क्या कहता है? आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो तो हमारे दस्तूर का है ना। शामिल साहब पूछ रहे हैं कि प्राइवेट सिटीजन कैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ बैनुल-अक़वामी कानून तो वो क्या कहता है? बैनुल-अक़वामी कानून, क्योंकि ये प्राइवेट इंडिविजुअल का मैटर इस सेंस में मैं कहूंगा कि नहीं बनता, या आप इसको उस सेंस में जो एक इंडिविजुअल की हैसियत में नहीं देख रहे। यहाँ पे इश्यू आ रहा है, एक जो सहाफी था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो उसके जिम्मे में मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 19 जो वहां पे अप्लाई होगा। नहीं, अभी तो देखे ना, अब ये बात नहीं है। बात यह अगर कीनिया की गवर्नमेंट या कीनिया की पुलिस वो ताउन नहीं करती तो फिर क्या होगा? कीनियन पुलिस या कीनियन की जो गवर्नमेंट है वो कहते हैं हम अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और कर रहे हैं, और बंदे हवाले नहीं करते, और हम अपनी कार्रवाई खुद करेंगे। जी देखो, बंदे हवाले करने की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो एक सेपरेट इशू है, उसको आप अलग रख दें। एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज में वो तो बात की बात है ना। बात ये अगर वो कहते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे जी, फिर तो अगर वो कहते हैं कि अपनी इन्वेस्टिगेशन वो खुद करेंगे, और वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस जो भी इन्वेस्टिगेशंस उनकी वो रिजल्ट उसका निकलता है, अगर वो उसकी मद में कोई बंदे वहां पे अरेस्ट होते हैं, सस्पेक्ट्स, वो वहां का एक लॉ मौजूद है, वो उस लॉ के तहत उसको वहां पे उनको एंटरटेन किया जाएगा। मतलब ये हमारे दरमियान दो रियासतों के दरमियान कोई उलझाव तो नहीं हो जाएगा इससे? नहीं, मैं नहीं देख रहा कि इसमें कोई ऐसी उलझाव होगा। उसकी रीजन ये है कि एक असैसिनेशन क्रॉस बॉर्डर हुई है, अगर वहां की अथॉरिटीज इसको प्रॉपरली टेकअप करती हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन करती हैं और उसको पाया तकमील तक पहुंचा देती हैं, तो उसमें मेरा ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो क्रॉस बॉर्डर दूसरी जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व है उसमें कोई ऐसा इशू। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब और आमिर सईद अब्बासी साहब। सर, इसमें देखें ना,
ये बहस इसीलिए की है कि बात सामने आई कि पाकिस्तान में जो अब बनेगी नई स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ गई, रिमार्क्स आ गए, हिदायत आ गई, पर्चा दर्ज हो गया। उस टीम ने ज़ाहिर सी बात है इन 3 मरकज़ी किरदारों के हवाले से ही इन्वेस्टिगेट करना है, अहले खाना के बयानात भी कलम बंद करने हैं। तो ये 3 मरकज़ी किरदार जो हैं ये मिलेंगे तो काम आगे बढ़ेगा ना। इससे बुनियादी बात जिसके बारे में अभी हमें खबर नहीं है वो कीनिया का रवैया है। कीनिया की हुकूमत, वहाँ के तफ्तीशी अदारे वो क्या रवैया इख्तियार करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और किस हद तक ताउन करते हैं, या वो कहते हैं वो अपनी पुलिस की जो स्टेटमेंट है उसको एक्सेप्ट करते हैं। और वो स्टेटमेंट जो 1-2 बार बदल चुकी है, जो भी जिसके ऊपर उनके अपने मुकामी सहाफ़ी अब ये बारहा लिख भी चुके हैं, एतराज भी कर चुके हैं। उनको फैसला करना होगा। और कीनियन पुलिस की अपनी जो उनकी शोहरत है उसके ऊपर भी बेशुमार देखने की बात ये होगी हम किस हद तक उसमें दखील हो सकते हैं। यानी ये एक बड़ा नाजुक मौजू है और जो हम आगे बढ़ेंगे तो फिर इसकी तफसील हमें मालूम होगी। और ये शायद तवालत भी इख्तियार करे इसी वजह से, इन पेचीदगियों की वजह से, इन पेचीदगियों की वजह से कि उनका खून जो है वो रंग लाए और जो कातिल हैं उन तक हमारे हाथ पहुंच जाए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मुल्क की सियासत का जिक्र करेंगे, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहां मुशावरती खान साहब की सरबराही में शाह कुरैशी साहब ने अहम ऐलान किया है, कहते हैं चंद रोज़ के अंदर असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। और दूसरी जानिब सदर ममलिकत से मिले हैं इसहाक डार साहब, ये तीसरी मुलाकात है उनकी। एक ब्रेक के बाद बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, इसहाक डार साहब की सदर ममलिकत से मुलाकात हुई है, तीसरी मुलाकात कह सकते हैं हालिया सीज़न में, और मुलाकात का एलामिया जो तो रिवायती होता है, लेकिन ये बैकडोर डायलॉग के सिलसिले में एक और एफ़र्ट है जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया, तो सदर ममलिकत ने उनसे इमरान खान साहब के जो अफ़कार हैं वो उन तक कन्वे किए हैं। फिर आज ही लाहौर में ज़मान पार्क में खान साहब की ज़ेर सदारत बड़ा अहम इजलास हुआ सीनियर क़यादत का PTA का, जिसको बाद में मीडिया को ब्रीफ किया शाह कुरैशी साहब ने। वो कहते हैं जी कि सदर साहब ने तो फासले कम करने की कोशिश की थी लेकिन पेशरफ्त नहीं हो सकी, जबकि आज ही वो मुलाकात हुई और वो चंद रोज़ में असम्बलियों की तहलील का इरादा रखते हैं खान साहब, जिसका हमने इख्तियार उन्हें दे दिया कि आप कर गुजरें। और साथ ये जुमला ये बोल रहे हैं कि अगर 7-8 माह में खलीज पैदा हुई है तो उसे कम करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन हल सिर्फ एक ही है, जल्द इंतखाबात। और माह रमज़ान पहले वो चाहते हैं कि सूबाई असम्बलियाँ बन चुकी हों, हुकूमतें आ चुकी हों, और फिर जो इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, ये एक स्लोगन नया है जिसके तहत तमाम हलकों में जो MNAs MPs वहाँ रैलियाँ निकाली जाएंगी, उसका आगाज़ भी कर दिया गया है। लेकिन ये जो चंद रोज़ का फिर गैप आ गया और इधर मुलाकात होगी, इससे मालूम ये होता है कि गालिबन रवाबित बहाल करने की कोशिश की जा रही है सरकार के साथ। जो शुजात भी जरदारी साहब से मिले वहाँ भी खबर है कि सेटअप पर मुशावरत हो सकती है। आपको क्या समझ आती है ये असेंबलियाँ ही तहलील? साहब तो ये कह चुके हैं कि यानी मार्च तक तो काम ऐसे ही चलेगा, उसके बाद तहलील की बात होगी। अब मसला ये पैदा हुआ है कि जो डेवलपमेंट काम शुरू किए हैं उन्होंने, अब बिल्कुल ही अधूरे रह जाएंगे अगर असेंबली तहलील होगी। उसमें बड़ी तेज़ी आ रही है वैसे, ठीक है। हाँ। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इख्तलाफ राय मौजूद है। आज भी एक हमारे वो जो इकबाल कास्त्रो, नहीं ख्याल, सॉरी ख्याल कास्त्रो, ने ख्याल है, ने ख्याल कास्त्रो जो है उन्होंने हलफ लिया है, उन्होंने हलफ लिया है वजीर के तौर पर। और वो हमारे कास्त्रो साहब थे, पीर साहब पगाड़ा की मुस्लिम लीग उसके लीडर थे, उनके बेटे हैं, अब PTI में हैं। हमारे डॉक्टर शफीक चौधरी साहब के बरादर निस्बती हैं। और लोग बताते हैं खान साहब लाइलम थे, उन्हें इल्म नहीं था कि ये उनको इल्म नहीं एक था तरफ असेंबली तहलील करनी है, हाँ, और दूसरी जानिब काबीना में वसअत हो रही है, काबीना में तोसी हो रही है। तो बहरहाल एक शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो ये धमकी दी है कि चंद रोज़ के अंदर ये फैसला हो जाएगा और असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। अब जो इसहाक डार साहब से मामला हो रहा है, जो गुफ्तगू जारी है, अगर ये गुफ्तगू जो है कुछ थोड़ी सी सिरे चढ़ती है तो फिर एक कंसेंसस के साथ भी इलेक्शन हो सकते हैं और एक अच्छी खबर आ सकती है। अब इसमें कितनी पेशरफ्त होती है। बसूरत दीगर जो दूसरी राय मुझ तक पहुंची मालूमात वो यही है कि जो PDM सरकार है, मौलाना हूँ या दीगर रहनुमा PDM के, वो फिर इस नतीजे में पहुंचेंगे कि अगर मुज़ाकरात नतीजे में मामला आगे नहीं बढ़ता तो हम रेडी हैं फिर सूबाई असेंबली। हाँ जी, वो कहते हैं हम फिर सूबाई असेंबली को इंतखाब करवाने को रेडी हैं, वफाक में कौमी असेंबली के या जनरल इलेक्शन करवाने के पास नहीं जाएंगे, इन 2 सूबों में इंतखाब करवा। उनका तो कहना यही है कि हम 2 सूबों में इंतखाब करा देंगे, फिर जो हो सो हो। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा सर, जब 2 सूबे, एक सबसे बड़ा सूबा है KP के, वहाँ पर इंतखाब करवा रहे हैं तो पूरे मुल्क में करवा लें फिर।
वो कहते हैं सिंध में इंतखाब हो नहीं सकता, वहाँ सैलाब है और इसलिए वो लोग इस पर तैयार नहीं होंगे। और फिर अभी तो कायरा साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे हम पंजाब को या केपी को हक नहीं दे सकते कि वो सिंध को डिक्टेट करे, हर सूबा अपना फैसला करने का मजाज है। तो आप किसी एक सूबे की असम्बली तहलील करके किसी दूसरे सूबे के कान पे कनपट्टी नहीं रख सकते। तो जो आसन बात है वो ये है कि तमाम जो सियासी क़यादत है उसमें इत्तफाक़ राय हो और उससे मामला चले। इत्तफाक़ राय पैदा करने वाले अनासर नहीं रहे ना, क्या किया जाए? नहीं, वो खुद सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। ये मुल्क सबका है, यहाँ हमने इसके ये चिथड़े उड़ाने के तो नहीं बैठे। ये दूसरा तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है जब उन्होंने ऐलान किया था कि कल कर रहे हैं हम तहलील असम्बलियाँ, परसों कर रहे हैं, जुम्मे को पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। आपको बयानात से और जो काविशें हो रही हैं बैकडोर की, उनको देखते हुए आपका तजुर्बा क्या कहता है? क्या वाकई आने वाले हफ्ते में चंद रोज़ में असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी या मज़ीद टाइम? नहीं है, आसान नहीं है। अरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। नहीं, वो जो ऐसा ना हो जाए वो तो परवेज़ भाई साहब बता चुके हैं कि आप कैंपेन नहीं कर सकते। 2 डब्बे लगे हुए ना गाड़ी को, एक डब्बा एक तरफ खींच रहा है, दूसरा डब्बा दूसरी तरफ खींच रहा है। काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे, और मेरे आगे ब्रेक आ गई सर। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। रोज होती है ब्रेक सर, एक ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में। वेलकम बैक नाज़रीन। कई और मौज़ूआत भी असद उमर साहब ने गायब मशरूत माफ़ी मांगी है, फिर इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान भी, उस पर बात करते हैं। लेकिन शामी साहब, ये जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब एक अहद हैं, एक पूरी कहानी है, एक सदी है भाई, एक सदी है। 1946 और में कमीशन लिया था फौज से, उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है उनके फौज से। मैंने जिक्र इसलिए किया कि आज आप उनके एक इवेंट में गए हुए थे, उन्होंने उनकी किताब जो है द बिट्रेयल्स ऑफ एन अदर काइंड, अच्छा, एक और तरह के धोखे, उसकी एक तकरीब रूनुमाई थी आज लाहौर में। ये किताब छपी थी 30 साल पहले कमोबेश। अच्छा, तो क्या उसमें एडिशन नया आया या कुछ? नहीं, एडिशन भी पुराना ही था। तो फिर बस उनके मद्दाह इकट्ठे हो गए, उनके बेटे आसम चिश्ती हैं और दूसरे नौजवान हैं, वो जो हैं खालिद महमूद काजी हैं, अंसर बुट्टर हैं, चौधरी अंसर बुट्टर, ये जो वज़ीर आला के मुशीर भी हैं। यानी मौका, महल और हालात को देखते हुए किताब दोबारा। कमर थे, अच्छा, हमारी निशो बेगम थी, अच्छा, वाह, और क्या, और आप आजम साहब थे हमारे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, आजम चौधरी, और शमशाद अहमद खान साहब थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा। हाँ जी। अच्छा, तो बहरहाल देखिए, जो चिश्ती साहब हैं उनकी किताब बड़ी मज़े की है, और कई कहानियाँ उड़ी, अफवाहें उड़ी। चिश्ती साहब, जब मैं जा रहा था जनरल ज़ियाउल हक के साथ, उसमें सऊदी अरब उनके पहले दौरे पर गए, जब आप जा रहे थे, ठीक, तो उनकी सीट के साथ वाली सीट मेरी थी। मोस्ट पावरफुल जनरल थे चिश्ती साहब। हाँ जी। उसका डंका बजता था जी, और पर यानी मर्दे आहन थे उस मार्शल के। अब मेरे साथ से पूछा था जनरल साहब ने मुर्शद मरवाना देना, आके बैठे, बातचीत शुरू हुई। अब पंजाबी में बात शुरू होने लगी, और तू शामी है? हाँ जी। कित्थों दा है? दुआबे दा, हुशियारपुर दा। ठीक, पर मैंने एक गल ते दस, इन्होंने पूछा आपसे? हाँ जी। अच्छा, ये ज़िया नूं पट्टियां कौन पढ़ाता पे? वैसे बनता तो ये था कि आप ये कहते, मैंने कहा मुर्शद ये आप पढ़ाते हैं। हुजूर, पूरी दुनिया में आपका चर्चा है, आप पूछ मुझसे रहे हैं, आप पूछ मुझसे रहे हैं। सही है, मगर उससे मुझे अंदाजा हो गया कि मामला खट्टा हो चुका है। तो बहरहाल, जब उनकी एक बात तो आप कहेंगे उनसे, जब वो रिटायर हो गए फौज से, उनका ये कहना था कि 3 महीने में इंतखाब कराओ। वो 90 रोज नहीं फिर आए। वो एक तो उन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली, दूसरा कोई उसके बाद फिर वजारत भी नहीं ली, और रास्ता अलग हो गया जनरल ज़ियाउल हक से उनका। उसमें फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे, इंटरव्यू देते रहे, मज़ामीन लिखते रहे, और जमहूरियत की बातें भी करते रहे, सियासतदानों को कोसते भी रहे, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी, और एक पार्टी भी शायद बना ली, तामीर पाकिस्तान। फिर एक्स सर्विसमैन जो है उनको मुनज़्ज़म किया, अब उनके सरबराह हो गए, फिर अब उनके इस वक्त सरपरस्त हैं। तो कमोबेश एक सदी के इंसान है, वो एक सदी उन्होंने गुजारी है, और आज भी कानों से तो ऊंचा सुनाई देता है,
लेकिन एक्टिव हैं। एक्टिव हैं। चले अच्छा, अब तकरीर चले की अहवाल उन्होंने, हमने सुन लिया। 2000 तकरीर की। अच्छा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने आज ये कहा है कि वक्त ना दिया गया तो बल्दियाती इंतखाबात कराना मुश्किल हो जाएगा। ईवीएम की मुखालफत नहीं की, ऐसा नहीं हो सकता कि जल्दबाजी में पूरा इलेक्शन, क्योंकि ये पंजाब में बल्दियाती इंतखाब मैं तो सर पे इस खड़े हैं बयान ना। को भी उस सूरत हाल से जोड़ रहा हूँ। नहीं, अब आप गौर करें, अगर बल्दियाती इंतखाब पहले होते हैं तो फिर पहले तो उसी को टेस्ट केस बना लें, वो इंतखाब लड़ लें, उसके बाद असम्बलियों को मामला आ जाए। इंतखाब तो हो जाएंगे ना, चस तो पूरा हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक। असद उमर साहब ने जी गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। पिंडी बेंच जो था लाहौर हाई कोर्ट का, जब धरने के हंगाम और जो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे तौहीन आमेज़ लेक्चर नहीं हम करेंगे। असद उमर साहब खुद गए हैं वहाँ, पढ़े लिखे आदमी हैं, रोस्टरम पर गए हैं, माफ़ी मांगी है। पहले तोला करें फिर बोला करें, एक उनका बड़ा वक़ार है, मतानत है, उसका लिहाज करें, उसका पास रखें। उनसे नौजवानों को बड़ी तवक्कुआत है, लोग उनकी तरफ देखते थे। बिजनेस लीडर हैं वो, बिजनेस मैनेजमेंट में वो बादशाह समझे जाते थे। तो मैं तो अब देखता था IBA के लड़के उन पे फिदा थे। हमारे बेटे उस्मान शामी साहब और उनके साथ क्लास फेलो उस वक्त वो पढ़ रहे थे, सारे उनके नाम की माला जपते थे। अब वो जब सियासत में आए हैं तो फिर सियासी रंग तो ओढ़ना पड़ेगा। उनको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो हल्की बात हो। अपने वक़ार को मलहूज़ खातिर रखें। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।